गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड टीबी डे। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसी दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच जो है उन्होंने डिस्कवर किया था वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से टीबी होता है। तो इस साल का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ट्यूबरकुलोसिस है क्या? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि टाइनी ड्रॉपलेट्स इनहेल करने की वजह से, जो कि कफ या स्नीज से निकल सकती हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, उससे जो है हो जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए। टीबी एक पोटेंशियली सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर राइट एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाए तो। इंडिया लगभग 28% ऑफ ऑल टीबी केसेस को केटर करता है वर्ल्ड में, और इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल टीबी केसेस का। अब इंडिया की जो टीबी एलिमिनेशन टारगेट है उसमें अगर हम देखें तो एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो है वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स भी है, जो कि दुनिया में 2030 तक अचीव करना है। इंडिया ने टारगेट रखा है 2025 तक का। इसी के लिए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी निकाला गया 2025 तक जो है, जिसमें टारगेट रखा गया है कि हम पर लैख पॉपुलेशन में 44 से ज़्यादा जो है वो टीबी केसेस नहीं आने देंगे बाय 2025। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एंड टीबी स्ट्रेटजी की भी ये इन लाइन में ही है। ठीक है, ये हमारा जो गोल है। अब क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है इस टारगेट को अचीव करने के लिए? गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली लुक कर रही है केसेस जो भी वल्नरेबल या कोमॉर्बिड पॉपुलेशंस में है। स्क्रीनिंग की जा रही है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में। जो है प्राइवेट सेक्टर को भी कहा जा रहा है कि वो नोटिफाई करे सभी टीबी केसेस को। एक ऑनलाइन निक्षय पोर्टल भी जो है बनाई गई है ताकि नोटिफाइड टीबी केसेस को ट्रैक किया जा सके। मोर एक्यूरेट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का भी जो है की तरफ भी इम्प्रूव्ड एक्सेस दिया जा रहा है। और यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी देखी जा सके कोई भी अगर न्यू डायग्नोस्ट केसेस है टीबी के। तो निक्षय मित्र भी जो है बनाए गए हैं, जो कि क्या करते हैं कि जिन लोगों को टीबी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते डाइट को, तो वो लोग जो है इन टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रिसेंटली दो तरह की जो है न्यू ड्रग्स बनाई गई हैं, बेडेक्विलिन और डेलामिनेड, जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के ट्रीटमेंट में काम आ रही हैं। गवर्नमेंट ने इसको अपने फ्री ड्रग्स की जो है बास्केट में भी इंक्लूड कर लिया है। तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी हम देख लेते हैं। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसका गोल भी जो है वो यही है, टीबी को 2025 तक ख़त्म करना है इंडिया से। तो इसमें हर तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ को एड्रेस करना, निक्षय पोषण योजना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल करना हॉस्पिटल्स में जहाँ पे टीबी के फैलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, वो उसको भी जो है देखा जाता है। ठीक है, तो निक्षय पोषण योजना क्या है? बेसिकली एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने की ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स को। 2018 से इसको रोल आउट किया गया है इस स्कीम को। याद रखो ये पोषण मिशन के स्कीम अंडर नहीं है, ठीक है, ये सेपरेट स्कीम है। अक्रॉस ऑल स्टेट्स और यूटीज़ इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव 500 रुपीज़ पर मंथ जो है वो हर नोटिफाइड टीबी पेशेंट को जो है वो दिया जाता है जब तक उनकी एंटी टीबी ट्रीटमेंट चल रही होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल अटैक। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल गनमैन जो हैं उन्होंने मॉस्को के फेमस क्रॉकस सिटी हॉल में एक शूटिंग रैम्पेज किया है, जो कि जिसमें कि लगभग 140 से भी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और इस्लामिक स्टेट खुरासन ने जो है इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो इस्लामिक स्टेट खुरासन क्या है? ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में लेट 2014 में ये ग्रुप एमर्ज हुआ। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ISIS अफिलिएट ग्रुप है ये, और ये चाहते हैं कि एक एंशंट कैलिफेट बने इस पूरे रीजन में, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। तो ये ग्रुप में जो है TTP के जो है ब्रेकअवे फाइटर्स हैं, जो कि अभी भी ISIS के जो लीडर थे बगदादी, उनको एलिजेंस पे करते हैं। तो कई तरह के अटैक्स इन्होंने ऑलरेडी किए हैं, जैसे कि काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक किया गया, फिर US ट्रूप्स के ऊपर भी अटैक किया गया, रशियन एम्बेसी में काबुल में अटैक किया गया, ईरान में भी बॉम्बिंग की गई अभी 2024 में। ओके, तो ISIL जो है वो रशिया को क्यों अटैक कर रहा है? ऑफ कोर्स वो उनका ऐसा मानना है कि पुतिन जो हैं वो मुस्लिम्स को सही से ट्रीट नहीं करते हैं रशिया में, तो उसकी वजह से वो उनको अपोज करते हैं। रशिया को जो है ISIS का की एडवर्सरी माना गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि सीरिया में जो है रशिया ने ही जो है ISIS को ख़त्म किया था। ये ग्रुप जो है वो एक जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है, और ये ईरान और रशिया जैसी कंट्रीज़ की तरफ अपना एग्रेशन जो है वो डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है वो आपको पता ही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो लिस्ट निकली है उसमें कुछ फ्रीक्वेंट डोनर्स पाए गए हैं, लेकिन यही फ्रीक्वेंट डोनर्स जो हैं ये इलेक्टोरल ट्रस्ट्स का भी इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करते थे। ठीक है, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी बना ली जाती है जब ट्रस्ट की तरह, जिसमें कि कई कंपनीज से या इंडिविजुअल्स से पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है डोनेशन देने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। इनको रजिस्टर किया जाता है सेक्शन 25 के अंदर कंपनीज एक्ट के। और इसको कौन सेटअप कर सकता है इन इलेक्टोरल ट्रस्ट को? कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन हो, कोई कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो इंडियन रेजिडेंट्स हो। अगर आप इंडियन रेजिडेंट नहीं हो या आई एम सॉरी इंडियन सिटीजन नहीं हो तो इसको आप रजिस्टर नहीं कर सकते, या फिर आपके पास अगर पैन नहीं है या फिर आप एनआरआई हो बिना पासपोर्ट के तो भी आप इसको जो है नहीं बना सकते। तो एक तरह से इलेक्टोरल ट्रस्ट में क्या होता है कि आप इस ट्रस्ट में पैसा देते हो, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है ये फिर आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करता है। तो इन ट्रस्ट को भी तो अपना खर्चा चलाना है, तो इसके लिए इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए लगभग मैक्सिमम ये अपना 5% जितना इनका टोटल डोनेशन आती है, फंड आता है इनके पास, वो यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में जो है रूल्स बनाकर इनकी एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर डिफाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेगुलेशंस बाय आईआरडीएआई। सो ये टॉपिक भी आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आईआरडीएआई ने 8 प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस जो हैं बीमा सुगम मार्केट प्लेस के लिए वो नोटिफाई कर दिए हैं। तो आईआरडीआई आपको पता है एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करती है। तो बीमा सुगम पोर्टल क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर कस्टमर्स अपने जो है मल्टीपल ऑप्शंस को देखकर अलग अलग कंपनीज की जो है उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस को देखकर अपने लिए लाइफ, हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं बीमा सुगम पोर्टल से ही। ठीक है, तो एक तरह से ये एक वन स्टॉप शॉप है। यहीं पर सारी कंपनीज जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो रजिस्टर करती हैं और उसके बेसिस पर आप एक ही पोर्टल पर जाके किसी भी कंपनी का जो है वो आप जो है आसानी से समझ के जो है वो इंश्योरेंस खरीद सकते हो। और याद रखो आप इस पर क्लेम भी ले सकते हो। ठीक है, और सारा जो क्लेम होगा वो पेपरलेस मैनर में ही आपको जो है पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एक सिंगल विंडो मिल गई पॉलिसी होल्डर के लिए। ठीक है, कंज्यूमर्स एम्पावर हो गए, हंड्रेड्स ऑफ इंश्योरेंस स्कीम में उन्हें अलग अलग जगह पर नहीं देखनी पड़ रही है, एक बीमा सुगम पोर्टल पर भी है वो देख सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी सही हो गया कि उनको जो कस्टमर्स हैं वो एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, और वैलिडेटेड ऑथेंटिकेटेड डेटा मिल जाता है कस्टमर्स का। ठीक है, तो आईआरडीए जो है वो कहता है कि ये बीमा सुगम बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है इंश्योरेंस सेक्टर का। ठीक है, इसको इंडिया स्टैक के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, ताकि गवर्नमेंट, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स जो है वो इसका डेटा का फ़ायदा भी ले सकें। ओके, तो अप्रूवल्स क्या दिए गए हैं जो रेगुलेशंस के? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है बीमा सुगम नाम का, और इसमें विजन ये रखा गया है कि सबके पास जो है वो इंश्योरेंस हो 2047 तक। तो आईआरडीए जो है वो एक रॉबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क दे रहा है इंश्योरर्स को और उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो 6 तरह की रेगुलेशंस जो हैं उनको जो है वो मर्ज कर दिया गया है, और इंश्योरर्स जो है वो इवॉल्विंग मार्केट डिमांड्स को स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे बीमा सुगम जो है वो पोर्टल से। तो कई तरह के और भी रेगुलेशंस लाए गए हैं, जैसे रूरल ऑब्लिगेशंस के कंटेक्स्ट में ग्राम पंचायत के जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। जो इंश्योरेंस कंपनीज को जब अपने को रूरल एरियाज़ में फैलाना है तो उनको ग्राम पंचायत के बेसिस पर जो है वो जज किया जाएगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल ऑफ कवरेज जो है कार्ड होल्डर्स या बेनिफिशरीज जिनको अब कई कई केसेस में री इंश्योरेंस सेक्टर भी जो है उनको भी जो है वो कैसे सिस्टमेटिकली ऑन बोर्ड किया जाएगा बीमा सुगम पोर्टल पर, वो सब भी जो है वो इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेबी जो है उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को कहा है कि अब और इनफ्लोज मत लें वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है फॉरेन ईटीएफ्स की वो $1 बिलियन की अब वो ब्रीच होने वाली है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? एक मार्केटेबल सिक्योरिटी जो कि एक इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स या एक बास्केट ऑफ असेट्स को ट्रैक करता है। ठीक है, लाइक एन इंडेक्स फंड। तो अनलाइक रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ जो है वो एक कॉमन स्टॉक की तरह ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका प्राइस भी जो है किसी भी तरह के स्टॉक की तरह ये थ्रू आउट द डे चेंज होता रहता है। और ईटीएफ जो है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी रखते हैं, इनमें फ़ीस भी कम होती है, एक अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए ये, और ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। तो सेबी ने कहा है कि जो अपर लिमिट है फॉरेन ईटीएफ्स की $1 बिलियन की, वो ब्रीच होने वाली है। तो ऑफ कोर्स इस लिमिट को जो है वो अब वो ब्रीच होने वाली है, तो और अब हम कस्टमर्स इसमें ऑन बोर्ड नहीं करें। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कहा गया है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली स्पेस वेदर फोरकास्टर्स ने कहा है कि एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो अभी बहुत ही सिवियर आई है अर्थ पर, और जिसमें कि सोलर फ्लेयर्स का प्लाज्मा जो है वो आया है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ है, और उसकी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन जो है अर्थ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस होते क्या हैं। तो ये लार्ज एक्सपल्शंस ऑफ प्लाज्मा या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, सन के कोरोना से निकलते हैं। कोलोसल अमाउंट ऑफ मटेरियल निकलता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हैवियर आयंस या मैग्नेटिक फील्ड्स निकल सकते हैं, और ये बहुत ही तेज़ स्पीड पर जो है वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो ये सन के मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेबलाइजेशन की वजह से ट्रिगर होते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी नहीं पता है, लेकिन ये मैग्नेटिक लूप्स जो होते हैं सन की सरफेस की, उसकी डिसरप्शन की वजह से ये बनते हैं। और ये सोलर फ्लेयर से कैसे डिफरेंट है, जबकि ये सोलर फ्लेयर्स के साथ ही होते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। सोलर फ्लेयर्स बेसिकली इंटेंस बर्स्ट ऑफ एनर्जी और रेडिएशन होता है, जबकि सीएमईज जो है वो सोलर मटेरियल निकलता है। मतलब सोलर फ्लेयर्स में क्या निकलता है, एनर्जी और रेडिएशन सन से, और सीएमईज में जो है वो सोलर मटेरियल ही निकलता है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट होते हैं। अब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स जो हैं वो भी जनरेट होती हैं जब सीएमईज जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बनती हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में। ऑरोराज भी जनरेट होती हैं जो कि स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेज होते हैं, नॉर्दर्न एयर सदर्न लाइट्स हम जिनको कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके प्रॉब्लम ये है कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं या स्पेस पैसेंजर्स भी हो सकते हैं या हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइट में, उनको एक तरह से एलिवेटेड लेवल ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर क्या होती है। सोलर फ्लेयर आपको मैंने जैसे बताया अभी कि एनर्जी और रेडिएशन जो सन स्पॉट से निकल रहे हैं उसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। तो जो ब्राइट एरियाज ऑफ द सन है उधर से ये रिलीज होते हैं ये, और इसको ब्राइट एक्सरे या अल्ट्रा वायलेट एमिशंस के थ्रू हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विजिबल होते हैं वाइट लाइट में भी, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो सिग्नल्स या फिर एस्ट्रोनॉट्स को भी जो है डिसरप्ट कर सकते हैं, उनको उनके लिए रिस्की बन जाते हैं। और इवन कुछ केसेस में अगर बहुत ही स्ट्रांग हो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स तो वो पावर ग्रिड को भी फेल कर सकती हैं, और उनकी वजह से ऑरोरास भी होते हैं। ठीक है, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है, मेजर डिस्टर्बेंस अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर की, जैसा अभी हमने समझा कि जब सोलर विंड जो है आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो इंटरेक्ट होती है हमारे मैग्नेटोस्फेयर में, हमारे अर्थ के जो है मैग्नेटिक जो है सिस्टम के साथ, तो उसकी वजह से जो है ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स बनती हैं। ऑरोरास क्या होते हैं, जो ही ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स जो सन के जब वो कोरोना से निकलकर हमारे अर्थ में एंटर होते हैं सोलर विंड के फॉर्म में, तो ये विंड जब अर्थ के आयनोस्फेयर में एंटर करती है तो उससे ये ऑरोरास बनते हैं, जिनको हम नदर्न लाइट्स ऑरोरा बोरियालिस या सदर्न लाइट्स ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेशियो शिव शक्ति। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उन्होंने जो है स्टेशियो शिव शक्ति, जो कि जहाँ पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, उसका नाम जो है स्टेशियो शिव शक्ति अप्रूव कर दिया है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का रूल 9 कहता है कि कोई भी अगर आप नाम देना चाहते हो तो वो कोई पॉलिटिकल, मिलिट्री या रिलीजियस सिग्निफिकेंस का नाम नहीं होना चाहिए, और किसी पॉलिटिकल फिगर का नाम नहीं दे सकते। अगर देना है तो वो 19वीं सेंचुरी से पुराना कोई पॉलिटिकल फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो नेमिंग जो है ऐसा नहीं कि पहली बार कोई इंडिया का नाम जो है किसी स्पेस में रखा गया हो। इससे पहले मून के ऊपर साराभाई क्रिएटर भी रखा गया नाम, फिर जवाहर स्थल भी रखा गया नाम। ठीक है, तो जब चंद्रयान 1 गया था तो उस जगह का नाम हमने जवाहर स्थल रखा था। ओके, तो अब कैसे होती है लैंडिंग साइट्स की जो है नेमिंग मून के ऊपर। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑफिशियल नेमिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ की। आईएयू को 1919 में फाउंड किया गया था, और कई तरह की गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद ये नेमिंग की जाती है लूनर क्रेटर्स, माउंटेन्स, वैलीज या अदर फीचर्स की। ठीक है, तो कई तरह की मिशन साइट्स जो हैं इनको पहले तो जो है फॉर्मल रूलिंग से पहले जो है इनफॉर्मली जो है नाम रखा जाता है। तो ये इनफॉर्मल प्रैक्टिस जो है कई सालों से जो है चल रही थी, खासकर अपोलो मिशंस में भी, और ये मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल नेम्स थे जो इनको बाद में ऑफिशियल स्टेटस भी दे दिया गया था आईएयू द्वारा। तो जैसे जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज हैं, नासा और ईएसए जैसी, वो बेसिकली ये नाम सजेस्ट करने में जो है एक मेजर रोल निभाती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आईएयू जो है वो कैसे प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स के नाम रखता है, तो बेसिकली उनके वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो इस प्रोसेस को हैंडल करते हैं। को अब जो भी नाम रखा जाता है उसके खिलाफ अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 3 महीने के अंदर, नाम रखने के 3 महीने के अंदर जो है वो आईएयू जनरल सेक्रेटरी को जो है वो ऑब्जेक्शन बताई जा सकती है, और फिर उसका नाम जो है अगर लगे तो वो चेंज भी कर देते हैं आईएयू।
तो क्या कुछ नॉर्म्स होते हैं? येस ऑफ कोर्स नॉर्म्स होते हैं। सिंपल, क्लियर, अनएम्बिगियस नाम होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट नाम नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल, मिलिट्री या रिलीजियस सिग्निफिकेंस का नाम नहीं होना चाहिए, और पर्सन जो कि जिसके नाम पर रखा जा रहा है वो कम से कम 3 साल पहले डिसीज्ड हो जाना चाहिए, इन केस ऑफ अगर कमेमोरेट कर रहे हैं हम किसी के जो है पर्सन के नाम पर। तो जब प्रपोजल रखा जा रहा है उससे 3 साल पहले एटलीस्ट वो जो है डिसीज्ड पर्सन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रोजेक्ट ANAGRANINF, प्रोजेक्ट अनांग्रानिफ। ओके, ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 2 कंपनीज के साथ, जिसमें 75 लाख रुपए तक की जो है वो ग्रांट दी जाएगी प्रोजेक्ट अनाग्रानिफ के लिए, जिसमें कि नोवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स डेवलप की जाएंगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये एक नोवेल प्रोजेक्ट है जिसमें कि एंटीबायोटिक्स डेवलप की जाएंगी क्रिटिकल ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी बहुत ही थिन सेल वॉल होती है और ये इनमें बिल्ट इन एबिलिटीज़ होती हैं कि कैसे ये अपने आप को डेवलप करके रेजिस्टेंट हो जाएं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो इनसे कई तरह की बीमारियां होती हैं जैसे निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, ये कई तरह के ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। और ये कई तरह के इनके एग्जाम्पल हैं जैसे एंटेरोबैक्टर स्पीशीज़, सैल्मोनेला स्पीशीज़, सूडोमोनास स्पीशीज़। ओके, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट के अंदर बनाई गई। इसका मोटिव ये था कि डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन की जाए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की। ये इक्विटी कैपिटल लोन्स देती है इंडस्ट्रियल कंसर्न्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, और इसको खुद को जो कहाँ से पैसा मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेस कलेक्शंस करती है इंडस्ट्रियल कंसर्न से, उससे जो है पैसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कृत्रिम एआई। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी ओला ने कृत्रिम एआई जो है वो इंडिया में लॉन्च किया है रिसेंटली। तो कृत्रिम एआई जो है वो एक पर्सनलाइज असिस्टेंट है। ऑफ कोर्स ये भी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को ही यूज़ करता है, और इसका ये डिस्टिंग्विश फीचर है कि ये इंटेंट ऑफ द यूज़र को अंडरस्टैंड करने में जो है वो अपना जो है वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेगा और उसके ही बेसिस पर ये रिस्पॉन्ड कर सकेगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is World TB Day. This topic is important for your social issues and your governance section. So each year, World TB Day is celebrated on 24th of March. This year, actually on this date, in the year 1882, Dr. Robert Koch announced the discovery of the bacteria which causes tuberculosis. So this year's theme is Yes, we can end TB. So what is tuberculosis? It's a bacterial infection which is spread through inhaling tiny droplets from the cough or sneeze of an infected person. So Mycobacterium tuberculosis bacteria is responsible for TB, and TB is a potentially serious condition, but it can of course be cured if it is treated with the right antibiotics. So India accounts for almost 28% of all TB cases in the world, and India continues to be the largest contributor of global TB cases. So what is India's TB elimination target? So although elimination of tuberculosis is one of the sustainable development targets to be achieved by 2030 by the rest of the world, India has set an ambitious target of 2025. So for that, we have launched this National Strategic Plan 2017-2025 to 2025, in which we want that India shall not report more than 44 new TB cases per lakh population by 2025. So this goal is in line with World Health Organization's anti-TB strategy also. So what are the steps which are being taken to achieve this target? So to achieve this TB elimination target of 2025, government has taken several steps, including looking for cases actively among the vulnerable and comorbid populations, screening for it at the health and wellness centers, calling on the private sector to notify all TB cases. An online Nikshay portal has also been launched to set up to track the notified TB cases, and improved access to more accurate molecular diagnostic tests is also being made available by the government. Okay.
So apart from that, a universal drug susceptibility test has also been implemented so as to see that antibiotic susceptibility of this mycobacterium is determined for all newly diagnosed cases. Government has also launched the community engagement program where Nikshay Mitras they can adopt TB patients and provide them with monthly nutritional support. So, what are the improvements in treatment protocols? Of course, new drugs like bedaquiline and delaminid have been discovered for the treatment of drug-resistant TB, and these drugs have also been included in government's basket of drugs, which are provided free of cost to TB patients. So, what is National TB Elimination Program? So, it's a centrally sponsored scheme which is being implemented under the aegis of National Health Mission with resource sharing between state governments and central government. So, the aim is to attain the goal of eliminating TB from India by 2025, and the program has been renamed from revised National Tuberculosis Control Program to now a National Tuberculosis Elimination Program. So the features of this program is that it addresses all comorbidities through and it also provides nutritional support through Nikshay Poshan Yojana, and it also rigorously works towards airborne infection control, which happens in hospital wards and outpatient waiting areas. Okay, so what is Nikshay Poshan Yojana? It's a direct benefit transfer scheme for nutritional support to tuberculosis patients, and of course it is not related to Poshan Mission, and this scheme is implemented across all states and UTs in India. And under the scheme, financial incentive of 500 rupees per month for each notified TB patient for duration during the which patient is on anti-TB treatment is given. Okay, so the next topic is Moscow concert hall attack. This topic is important for your international relations. So multiple gunmen went on a shooting rampage in Moscow's famous Crocus City Hall, killing at least 143 people and injuring hundreds more. So Islamic State Khorasan has claimed responsibility for this attack. So what is Islamic State Khorasan? So it emerged in eastern Afghanistan in late 2014, and it is currently one of the most active ISIS affiliates. So Khorasan refers to an ancient caliphate in the region which today encompasses more parts of Afghanistan, Iran, Pakistan and Turkmenistan. So this group comprises of breakaway fighters of TTP, and they owe allegiance to the late ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. So they have carried out multiple strikes, at the Kabul International Airport in 2021. They also attacked U.S. troops, and they did suicide bombing at Russian embassy in Kabul. Then recently, twin bombings in Iran in 2024 also were planned by them. Okay, so why are they attacking Russia? So this group has openly opposed Putin due to their alleged mistreatment of Muslims in Russia for years. Russia is also considered a key adversary of ISIS because you know that Russia launched a military action against ISIS in Syria. Okay, so the group hopes to win support and advance its goal to evolve into a terrorist organization with global influence. So, by directing its aggression towards countries like Iran and Russia, this group wants to underscore its political relevance and operational reach on the global stage. Okay, so the next topic is electoral trusts. This topic is important for your governance section. So recently, a list of corporate contributors to political parties were released under electoral bond scheme, which is of course under examination. But many of them are frequent donors who have also been using electoral trusts route to give donations to political parties. So what are these electoral trusts? So these are basically companies which are specially set up to distribute contributions received from other companies and individuals and then distribute it to or give it to the political parties. So these companies are registered under Section 25 of Companies Act, and anyone who is an individual citizen of India or company registered in India or association of persons who are Indian residents, they can set up these electoral trusts. And if you are not a citizen of India, then of course you cannot do it. Contributors without PAN or other electoral trusts approved under the electoral trust scheme, or NRIs without a passport number, they cannot also of course establish these electoral trusts. Because these trusts also incur some expenses, so for their administrative expenses purposes, they can use 5% of the total funds collected during a financial year for their own administrative expenses. So central government notified these electoral trust scheme in 2013. Okay. So the next topic is regulations by IRDAI. This topic is important for your governance section and economy section also. So IRDAI has approved 8 principle-based regulation for the Bima Sugam
marketplace. So what is IRDAI? It is a statutory body which regulates the insurance business in India. So Bima Sugam, it's an online platform where customers can choose a suitable scheme from multiple options given by various companies. So all insurance requirements, including those for life, health, and general insurance, will be met by Bima Sugam portal. So this portal will or platform will also help in the settlement of claims, that too in a paperless manner. So basically, it's a single window for the policyholder to manage his or her insurance coverage. Currently, there are hundreds of insurance schemes in the life and non-life sector. Sugam will enable the consumers to identify a suitable scheme for themselves in a single platform. Okay, so it will also facilitate insurance companies to access the validated and authenticated data from various touchpoints on a real-time basis. So basically, IRDA is saying that Bima Sugam is an electronic marketplace for the insurance sector, and it will also be connected with the India Stack. Okay, so recently, IRDA has aimed to establish a digital public infrastructure named Bima Sugam, under which the vision is that they want to have insurance for all by 2047. So IRDA also aims to establish a robust governance framework for insurers so as to define their roles and responsibilities of the board and management. So it has also merged 6 regulations into a unified framework so as to enable insurers to swiftly respond to evolving market demands. It has also consolidated 2 regulations so as to foster the systematic development of the reinsurance sector in India. Some other decisions have also been taken. Okay, for example, for the determination of rural obligations of the insurance industry, the unit of measurement will now be the Gram Panchayat. Okay, so several regulatory measures have also been undertaken under the rural, social sector, and motor third party motor insurance business. Okay, so the next topic is exchange traded funds. This topic is important for your economy section. So market regulator SEBI has directed mutual funds to stop accepting any more inflows into the schemes which invest in overseas exchange traded funds, because the mandated investment limit of $1 billion in foreign ETFs is about to get breached. Okay, so what is an exchange traded fund? It is a marketplace security which tracks an index, a commodity, bonds, or a basket of assets like an index fund. So unlike regular mutual funds, an ETF trades like a common stock on a stock exchange. The traded price of an ETF changes throughout the day like any other stock. And ETFs typically have higher daily liquidity and lower fees than mutual fund schemes, and they also offer an attractive alternative for individual investors. They are also more tax efficient compared to other mutual fund schemes. So SEBI has said that mutual fund industry has already reached 95% of the $1 billion limit in the foreign ETF category. So that's why new investments shall not be allowed. Okay. So the next topic is coronal mass ejections. This topic is important for your science and tech section. So space weather forecasters have issued a geomagnetic storm watch recently, saying that this outburst of plasma from a solar flare could interfere with radio transmissions on Earth. It could also make uh, way for great aurora viewing. So what are coronal mass ejections? So these are large expulsions of plasma and magnetic fields from sun's corona, and under the CME event, a colossal amount of material, including electrons, protons, heavier ions, as well as magnetic fields, get ejected from the sun, and they travel at very high speeds into space. CMEs typically are triggered by the destabilization of the sun's magnetic fields. The exact mechanism is very complex, but it often involves the reconfiguration or disruption of magnetic loops on the sun's surface. CMEs are different from solar flares. How? But of course, they occur together. Solar flares are basically sudden bursts of energy and radiation, but CMEs are the expulsion of solar material itself. Okay, so what is geomagnetic storm then? So when the CMEs magnetic field and Earth's magnetosphere interact with each other, it leads to geomagnetic storms. Okay, so it also CMEs also lead to spectacular display of northern and southern lights in the form of auroras, but they are also having radiation hazards. For example, for astronauts in space or for passengers who are traveling on high altitude flights, they are exposed to elevated levels of radiation during a CME event. So what's a solar flare? Like we studied earlier,
It's an intense burst of radiation which comes from the release of magnetic energy associated with sunspots. So, flares are our solar system's largest explosive events, and they are seen as bright areas in the sun, and they can last from minutes to hours. So, although solar flares can be visible in white light, they are often more readily noticed via their bright X ray and ultraviolet emissions, and they can affect satellite communications, disrupt radio signals, and even pose a risk to astronauts in space. They can even harm power grids and cause auroras. So, what's a geomagnetic storm? So, it results from the variation in the solar wind, which produce significant changes in the currents, plasmas, and fields in Earth's magnetosphere. So, when this solar storms or the CMEs, when they enter into the magnetic field of the Earth, they interact with it, and these geomagnetic storms are produced. Okay. So, what are auroras? So, the ejected charged particles from sun or its corona, when they enter through solar wind and they slam into Earth's ionosphere, this aurora is born. And in the northern hemisphere, we call it aurora borealis or northern lights. In the southern hemisphere, we call it aurora australis or southern lights. Okay. So the next topic is Statio Shiv Shakti. This topic is important for your science and tech section. So International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature has approved the name Statio Shiv Shakti for the landing site of Chandrayaan 3's Vikram lander. So IAU's Rule 9 says that no names having political, military, or religious significance can be used except for names of political figures prior to the 19th century. The naming of the landing site is not the first incident in India. Before this, we also have had this Sarabhai crater on the moon, and after Chandrayaan 1 mission in 2008, we named the spot where the probe crashed as Jawahar Sthal. Okay. So, who names landing sites on the moon? Of course, IAU. IAU is the primary organization which is responsible for the official naming of celestial bodies. It was founded in 1919, and they have established guidelines and procedures for naming of lunar craters, mountains, valleys, and other features. So, many mission sites first see names being given to them informally. So, this informal practice of naming landmarks was common during the Apollo missions. Most of these informal names assigned during Apollo were later given official status by the IAU. So, national and international space agencies also play a major role in suggesting names for our lunar sites. Okay, so how does IAU consider name for planetary objects? So, the working groups handle this process, and once the name is given, any objections against those names can be raised by anyone. By mailing it to the IAU's General Secretary within 3 months from the time the name was placed on the website. And are there any norms for naming space objects? Yes, the IAU gives several suggestions that the particular name should be very simple, clear, and unambiguous, and it should not be having any duplicate existing names. No names having political, military, or religious significance can be used. And in case of commemoration of persons or on planetary bodies, the persons being honored must have been deceased for at least 3 years before a proposal may be submitted. Okay. So the next topic is Project Anagranith. This topic is important for your science and tech section. So Technology Development Board has penned an agreement with two companies and has sanctioned a grant of 75 lakh rupees towards the project Anagranith for the development of novel class of antibiotics against gram-negative bacterial infections. The primary objective of this project is to develop a novel lead compound, particularly an antibiotic, which will combat critical gram-negative pathogens. So what are these gram-negative bacteria? So they have a much thinner cell wall. They have built-in capabilities to find new ways to be resistant to drugs. So they cause infections like pneumonia, bloodstream infections, and they are resistant to multiple drugs, and they are increasingly resistant to most available antibiotics. So, what is Technology Development Board? It's a statutory body which was constituted under the Technology Development Board Act of 1995, and it aims to promote the development and commercialization of indigenous technology and the adaptation of imported technology for wider application. So it provides equity capital or loans to industrial concerns and financial assistance to research and development institutions. This fund has been receiving grants from the Government of India out of the cess collections from the industrial concerns under the provisions of Research and Development Cess Act of 1986. Okay. So the next topic is Krutrim IAI. This topic is important for your science and tech section. So this year,
Indian multinational ride sharing company Ola has introduced Kritrim AI, which is being claimed as India's own AI. So, Kritrim AI is envisioned to be a personal assistant, and of course, it uses the natural language processing system, which is a component of AI, to understand the nuances of human language. Okay, so one of the distinguishing features of Kritrim AI is that it has the ability to understand the intent of the user. While most AI models rely on keyword matching and statistical probabilities, Kritrim AI dives deeper to understand the user's request. Okay, it can help with a variety of creative and knowledge retrieval tasks also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.